Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 marks series, we'll be discussing the topic land and goods as collateral. तो देखो जब भी आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप गुड्स के अगेंस्ट अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो गुड्स जो आप गिरवी रखते हैं दे शुड नॉट बी पेरिशेबल, जल्दी से डिटीरियरेट ना हो जाए एंड इजीली मार्केटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल अगर बैंक को उनको सेल करना पड़े तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। एंड उनका जो प्राइस असर्टेन करना भी काफी इजी होना चाहिए, उनके प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे गुड्स को बैंक अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख सकता है। ठीक है। वैसे तो प्लेज इज मोर सिक्योर देन हाइपोथिकेशन, क्योंकि प्लेज में बैंक के पास पोजेशन रहेगी, हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास रहेगी। फिर भी बैंक गुड्स के केस में हाइपोथिकेशन क्यों प्रेफर कर लेता है कि ठीक है बोरोवर अपने पास गुड्स रख ले? वाई? द रीजन इज क्योंकि सेफ रिसीट, स्टोरेज, डिलीवरी ऑफ गुड्स सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोर्ड एंड डिलीवर गुड्स, जितने भी गुड्स होंगे उनका हर टाइम पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, ये सब बैंक को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक बोलता है कि ठीक है हाइपोथिकेशन ही कर लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बोरवर के पास ही चली जाएगी। ठीक है। एंड बैंक जब कंसिडर करता है मटेरियल्स को कि कौन से हमने अपने पास गिरवी रखने हैं, तो जो नॉन पेरिशेबल होते हैं, जो बल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनका लो टर्नओवर है, वो बैंक अपने पास रखना प्रेफर करता है। ठीक है। या फिर एज अ सिक्योरिटी रखना प्रेफर करता है। एंड जो भी गुड्स आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं, एज अ कोलेटरल रखते हैं, प्लेज या हाइपोथिकेट करते हैं, उसके टाइटल में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। दे शुड बिलोंग ओनली टू द बोरवर, और वो कहीं क्रेडिट पे ना हो, किसी एजेंसी अरेंजमेंट के अंडर ना हो। वो जो इंसान बोरो कर रहा है बैंक से, उसी के गुड्स होने चाहिए। और वो गुड्स वही होने चाहिए जिनमें बोरवर नॉर्मली डील करता है। अगर मेरा साइकिल्स बेचने का काम है और मैं गिरवी रख रही हूँ कपड़े का स्टॉक, तो वो फिर बैंक अलाउ नहीं करेगा। एंड कितने एज है गुड्स की, कितने पुराने हैं जो हाइपोथिकेट या प्लेज किए जा रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। ज्यादा पुराने गुड्स जो खराब हो सकते हैं वो फिर बैंक क्यों रखेगा अपने पास? फिर बैंक को मार्जिन भी देखना पड़ता है, सूटेबल मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लाख के गुड्स हैं तो बैंक अपना 25-30% मार्जिन भी रखेगा, जो कि नॉर्मल है। बाकी मार्जिन इस पे भी डिपेंड करता है कि स्टॉक का नेचर क्या है, बोरवर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। जितना क्रेडिट वर्दी बोरवर है उतना फिर बैंक मार्जिन कम कर लेगा। तो 25 से 30% मार्जिन तो रखा जाता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए एक पर्सन लोन लेता है, वहां पे अगर वो स्टॉक गिरवी रखता है तो इवन 10% मार्जिन रख के भी जो एक्सपोर्टर है उसको फाइनेंसिंग की हेल्प की जाती है। बाकी अगर जो कमोडिटीज हैं जो बैंक के पास गिरवी रखा जा रहा है सामान, अगर वो आरबीआई के सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंडर आता है, तो आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली मार्जिन रखा जाता है। और जो मार्जिन है वो हर टाइम पे मेंटेन किया जाना चाहिए। प्राइस फॉल्स हो रहे हैं, वो सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाकी मार्केट कोटेशंस का रिकॉर्ड भी बैंक के पास होना चाहिए। तो डेली रिकॉर्ड मार्केट कोटेशंस का, जो भी कमोडिटीज बैंक के पास गिरवी रखी गई हैं उनका मार्केट कोटेशन क्या चल रहा है, वो भी बैंक को पता होना चाहिए। अगर मैंने अपना कोई स्टॉक मैंने बैंक के पास गिरवी रखा है, उस स्टॉक की मार्केट कोटेशन क्या चल रही है, ये बैंक को पता होना चाहिए। एंड अगर वैल्यूएशन स्टॉक्स की नीचे जाती है तो उस हिसाब से फिर बैंक भी अपना मार्जिन का एडजस्टमेंट करता है। ये चीजें तो आजकल कंप्यूटराइज ब्रांचेस में अपने आप हो रही हैं कि मार्केट कोटेशंस मिलती रहती हैं, अपने आप से एडजस्टमेंट होती रहती है। अगर जो मैनेजर है वो जो नॉर्मल वैल्यूएशन जो गुड्स की हो रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एक्सपर्ट वैल्यूअर को भी बुला सकते हैं। ठीक है। कि और जो एक्सपर्ट वैल्यूअर को बुलाने का खर्चा ये भी बोरवर ही देगा, कि हम एक्सपर्ट वैल्यूअर से आपके स्टॉक की वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। और जो गुड्स गिरवे रखे गए हैं वो मार्केटेबल होने चाहिए। टर्नओवर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, काफी रिलायबल इंडिकेटर होता है। देखो अगर गुड्स आपके जल्दी से आके बिक रहे हैं, टर्नओवर अच्छा है, इसका मींस मार्केटेबिलिटी अच्छी है, आसानी से बिक रहे हैं। फाइनेंशियल टर्नओवर कितने बिक रहे हैं, रिसीट्स दिखाओ, डिलीवरीज दिखाओ। ये भी बैंक देखेगा कि क्या ये स्टॉक अगर कल आप लोन देने से मना कर दो, वापस देने से मना कर दो, तो क्या हम इस सामान को बेच पाएंगे? ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टॉक देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हेल्दी एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका जो स्टैग्नेट रहता है, आपका स्टॉक पड़ा रहता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। वहां पे फिर बैंक को लोन देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर बैंक लोन देता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अगेंस्ट, जैसे फूड ग्रेन पल्सेस, किसानों ने ये बैंक के पास गिरवी रख के अगर
लोन ले लिया, तो यहाँ पे भी हेल्दी स्टॉक टर्नओवर होना ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो ये कोशिश की जाती है कि जब वो क्रॉप का सीज़न एंड हो जाए, तो फिर स्टॉक को भी कंप्लीटली लिक्विडेट कर दिया जाए। अगर बाय चांस ऐसा कोई लोन है जहाँ पे स्टॉक को एक क्रॉपिंग सीज़न से अगले क्रॉपिंग सीज़न तक बैंक अपने पास रख रहा है, हाइपोथेकेट या प्लेज करके, तो प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या वैल्यू है उस स्टॉक की, जो भी फूड ग्रेन पल्सेस हैं, और उसकी मार्केटेबिलिटी का क्या सीन है। उसके बाद गोडाउन बोर्ड। तो देखो, अगर गुड्स रखे गए हैं जिस भी पोजीशन में, चाहे बैंक की पोजीशन में है, चाहे कस्टमर ने अपने पास रखे हैं, लेकिन वो हाइपोथिकेटेड या प्लेज्ड हैं, तो गोडाउन के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए कि गुड्स इन पोजीशन ऑफ बैंक, या फिर गुड्स प्लेज्ड और हाइपोथिकेटेड टू द बैंक। ये वहां मेन एंट्रेंस पे या ऐसी कोई जगह जहां एंटर करते ही सामने नजर आए कि ये जो गुड्स यहाँ पे पड़े हैं ये हाइपोथिकेटेड या प्लेज्ड हैं। इससे क्या होगा, थर्ड पार्टीज जो डील करेंगे ना बोरोवर के साथ, उनको पता होगा कि ठीक है, ये स्टॉक ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है, कि बैंक का इस पे राइट है। दूसरी चीज है इंश्योरेंस जो है, वो जरूर होनी चाहिए स्टॉक की, चाहे गुड्स प्लेज्ड हो चाहे हाइपोथिकेटेड हो। फायर इंश्योरेंस वगैरह, बर्गलरी, कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, उस चीज को लेकर इंश्योरेंस होना चाहिए। एडिशनल कवर की अगर जरूरत है, राइट्स, इमरजेंसीज, वॉर रिस्क अगर उस एरिया में है, तो फिर एडिशनल अगर इंश्योरेंस कवर की जरूरत है वो भी होना चाहिए है। और जितनी गुड्स की फुल मार्केटेबल वैल्यू है ना, उतने का इंश्योरेंस होना चाहिए। एवरेज क्लॉज नहीं लगना चाहिए, अंडर इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए। देखो, अगर मेरा 100% मेरी गुड्स है, मैं 70% इंश्योर करवाती हूँ, मैं सिर्फ 70% को इंश्योर कराती हूँ, तो कल अगर आधे स्टॉक में 1 करोड़ का स्टॉक है, 50 लाख रुपए के स्टॉक में अगर आग लग गई, तो बैंक वाले इसका 70% ही रिकवर कर पाएंगे इंश्योरेंस वालों से, क्योंकि 70% स्टॉक को इंश्योर करवाया गया। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये 50 लाख तो वो है जो 70% करवाया गया, नहीं। वो बोलेंगे अपने टोटल स्टॉक का 70% कराए, तो नुकसान का भी हम आपको 70% ही देंगे। तो ये नहीं करना है कि एवरेज क्लॉज ना लगे, नहीं तो इससे बैंक को बाद में नुकसान हो सकता है। ठीक है। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, शुड नेम द बैंक एज द मॉर्टगेजी। जो बोरोवर है वो मॉर्टगेजर बनेगा, बैंक जो है वो मॉर्टगेजी बनेगा। और एक बैंक क्लॉज होगा, बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। एंड अगर बोरोवर के पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, तो वो बैंक को असाइन कर दो। ठीक है, बैंक को बैंक के नाम पे कर दो। एंड बैंक के पास सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज और प्रीमियम की रिसीट्स होने चाहिए कि हाँ, रेगुलरली प्रीमियम पे किया जा रहा है। अगर बाय चांस फुली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं प्लेज्ड या हाइपोथिकेटेड गुड्स, तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को बताओ, एंड जो फॉर्मल लेटर है वो इशू करवाया जाए, और जल्दी से जल्दी जो है कंप्लेंट लॉन्च करके पैसे रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब गोडाउन्स की बात करें, जहां पे गुड्स को रखा गया है, तो वो ऐसी लोकेशन में होना चाहिए जहां पे ब्रांच है ना, उसी के म्यूनिसिपल या पंचायत लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। कि दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आपकी बैंक ब्रांच है, तो उसी का जो म्यूनिसिपल लिमिट वाला जो एरिया है, वहीं पे अगर गोडाउन की लोकेशन हो तो बेटर रहता है, ताकि अगर बैंक वाले इंस्पेक्शन करना चाहे तो वो कर सके। गोडाउन्स की कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, लीक प्रूफ होनी चाहिए, कहीं पे भी डैम्पनेस ना आ सके, लीकेज ना हो सके, ये सब देखना है। अगर तो गोडाउन बोरोवर का भी है, तो ओनरशिप एस्टैब्लिश कर लो, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, टैक्स रिसीट्स देख लो, डीड देख लो। अगर रेंटेड है थर्ड पार्टी से, तो रेंट रिसीट रेगुलरली देखते रहो कि ये इंसान टाइम पे रेंट पे कर रहा है या नहीं, कहीं कोई एरियर तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स इन हाइपोथिकेशन अकाउंट्स। जहां पे हाइपोथिकेटेड है, यानी कि बोरोवर के पास रहता है स्टॉक, तो बैंक जो होगा वो स्टॉक स्टेटमेंट्स मंगवा सकता है डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे, जैसा भी रिक्वायर्ड हो। और बोरोवर या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें साइन भी करता है कि देखो ये स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्टॉक स्टेटमेंट ना सबमिट करी जाए बोरोवर के द्वारा, तो फिर बैंक वाले चेक ऑनर नहीं करते हैं जब तक सबमिशन ना हो जाए सारी स्टॉक स्टेटमेंट्स का। ठीक है। तो स्टॉक स्टेटमेंट्स रेगुलरली साइंड होनी चाहिए, ताकि डे टू डे जो बैलेंस है वो कवर हो रहा है बैंक वालों का। ऐसा तो नहीं कि बैंक वाले पैसे दिए जा रहे हैं, उधर वो स्टॉक बचा ही नहीं हुआ, वो उसने बेच दिया सारा। ठीक है। तो वैल्यू, क्वांटिटी, ये सब चेक करते रहो बाय द गोडाउन कीपर या कोई भी डेजिग्नेटेड स्टाफ है। तो ये सब आप देखते रहो, चेक करते रहो कि सब कुछ अवेलेबल है, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू, क्वांटिटी सही है या नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द आइटम्स इन द स्टॉक स्टेटमेंट शुड बी चेक्ड। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखो, बोरोवर के सिग्नेचर वेरीफाई करते रहो। एंड ब्रांच को नॉर्मल परचेजेस वगैरह, सेल्स वगैरह भी
मॉनिटर करने चाहिए, देखना चाहिए कोई एबनॉर्मल रिसीट्स या कुछ भी एबनॉर्मल डिलीवरी तो नहीं है, स्टॉक स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं नजर आ रही है आपको। फिर आपको गोडाउन या फैक्ट्री जहाँ पे वो सामान पड़ा है उसका मंथली या क्वार्टरली आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, ऑफिशियल या कोई ब्रांच मैनेजर कर सकता है। स्टॉक वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट होती है वो ब्रांच लेवल पे वेरीफाई करो, अकाउंट वाइज सब कुछ वेरीफाई करो। एंड जहां पे भी कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स, आरबीआई ऑडिटर्स बैंक का कुछ इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो ये सब अवेलेबल होना चाहिए कि आपने जो लोन्स दे रखे हैं किसके अगेंस्ट दे रखे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स दिखाओ, तो बैंक के पास सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोन्स जो है ना कंसोर्टियम अकाउंट्स के तहत होते हैं कि अगर लोन का अमाउंट मान लो 50 करोड़ है, एक बैंक जो है वो नहीं देना चाहता, तो 3 बैंक्स ने मिलके अपना एक कंसोर्टियम फॉर्म कर लिया और मिलके लोन दे दिया। तो यहाँ पे एक लीड बैंक होगा जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, कि इंस्पेक्शन कर लो, स्टॉक चेक कर लो जाके, ये सब देखना। तो कंसोर्टियम अकाउंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आधा स्टॉक इधर पड़ा है, आधा इधर पड़ा है, ये वाले बैंक इधर जाके चेक कर ले, ये वाला बैंक इधर वाले में चेक कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर गुड्स को एज अ कोलेटरल रखना है, अगर लैंड को एज अ कोलेटरल रखना है, तो देखो ये नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, ये सब लिक्विडेट हो जाता है। लैंड और बिल्डिंग जो है इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनकी सेल करने के लिए ना बहुत लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा इजी नहीं होता है, तो इसीलिए पहले तो काफी बार ऐसा होता था कि लैंड और बिल्डिंग बैंक लेते ही नहीं थे, गिरवी रखवाते ही नहीं थे कमर्शियल पर्पस के लिए, स्पेशली जो लोन्स होते थे, क्योंकि फिर पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाता था बेच के। लेकिन अब क्या है, अब मॉर्टगेज चार्ज ग्रेड हो जाता है, और सरफेसी एक्ट ये भी अलाउ करता है कि बैंक्स जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट जाए भी सेल कर सकते हैं। लोन का अमाउंट 20 लाख से ज्यादा हो तो आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वगैरह भी जा सकते हो। तो अब प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है, सरफेसी एक्ट के थ्रू भी आपको कोर्ट ट्रिब्यूनल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और फायदा ये है कि लैंड की वैल्यू ना जनरली बढ़ती ही है, कम नहीं होती है, स्पेशली डेवलपिंग एरियाज के अंदर। मार्केट जैसा मर्जी हो, लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है, और लैंड काफी स्कार्स है। जैसे बड़े बड़े शहरों में देखो लैंड तो मिलती नहीं है, तो वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, तो ये फायदा रहता है। लेकिन नुकसान ये रहता है कि वैल्यूएशन ना कई बार डिफिकल्ट हो जाती है, लोकेशन, एज, एमिनिटीज, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। टाइटल को लेके आपने देखा होगा, जमीन के कागजों को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है कि कौन ओनर है कौन नहीं है। कई बार उनके साथ कोई लीगल क्लेम्स हो जाते हैं, किसी कोई लोन चढ़ा हुआ है, कोई झगड़े चल रहे हैं, ये सब इश्यूज वहां पे रहते हैं, और लैंड को सेल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। एंड जब हम एक गिरवी रखते हैं लैंड को, तो लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटीज, ये सब की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। कई बार रेंट कंट्रोल एक्ट लग जाता है, कोई ऑक्यूपाई करके बैठा है टेनेंट कई साल से, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा, प्रॉपर्टी आपकी लेकिन वो बहुत साल से रेंट पे कर रहा है, तो वो पकड़ के बैठ गया। ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बैंक को बहुत ध्यान से एग्जिस्टेंस चेक करनी है, ओनरशिप वेरीफाई करनी है, ये भी देखना है कि जो मॉर्टगेज डीड है वो अच्छे से बनी है, प्रॉपर्टी को इंश्योर भी करवा लो, ठीक है। तो नेचर ऑफ ओनरशिप, एक होता है फ्री होल्ड, फुल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी विद नो टाइम लिमिटेशंस। एक होती है लीज पे प्रॉपर्टी, होती है कि फिक्स टाइम के लिए लीज पे ली हुई है, मैंने अगर एक प्रॉपर्टी फिक्स टाइम के लिए लीज पे ली है, मैं उसको गिरवी रख के भी लोन ले सकती हूँ। तो बैंक को ये लीज के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक करने हैं, ठीक है। और ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि लीज 10 साल में खत्म हो रही है और लोन 15 साल का, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। वैल्यूएशन हमेशा कंजर्वेटिवली करो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है तो कम वाली ऑप्शन को चूज करो। फेयर मार्केट वैल्यू देखो, फोर्स सेल वैल्यू देखो इसकी, कि अगर खड़े पैर अगर बेचनी पड़ जाती है जबरदस्ती तो कितने की बिक जाएगी, रेंटल यील्ड कितनी है, लोकेशन के बारे में जानो। कई बार आप वैल्यूअर्स को बुलाते हो, कई बार लोकल अथॉरिटी से वैल्यूएशन करवाते हो, कई बार देखते हो आसपास कितने में बिकी है, उस हिसाब से लैंड की वैल्यू करते हो कि 7 का प्लॉट अगर 1 करोड़ में बिका है तो ये भी बिकी जाएगा 1 करोड़ में। इस तरह की चीजें से आप वैल्यूएशन करते हो। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग एन एडवांस अगेंस्ट गुड्स? स्पेकुलेशन, होल्डिंग पर्पस, जेन्युइन ट्रेड एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको गुड्स के अगेंस्ट लोन लेना है तो जेन्युइन ट्रेड एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आपको स्पेकुलेशन करनी है, सट्टेबाजी करनी है, या दाम बढ़ने तक के लिए स्टॉक रखना है, नहीं। तो ट्रेडिंग के लिए आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तब आप गुड्स को गिरवी रखते हो, ठीक है। सो हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टिपिकली कंडक्टेड? based on highest cost price, based on the lowest market price, based on the higher of cost or market price, based on the lower of cost and market price। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं, मार्केट प्राइस देखते हैं, उनमें से जो लोअर होता है उसे हम स्टॉक का वैल्यूएशन मानते हैं। कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 लाख है और मार्केट प्राइस
4,50,000 हो चुकी है, मार्केट में एक दाम गिर चुका है, तो हम इस दाम को मानेंगे जो कम वाला है, स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर गुड्स ऑफर्ड एज सिक्योरिटी? क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? गुड्स शुड नॉट बी पेरिशेबल, ये तो ऑब्वियस है कि पेरिशेबल नहीं हो, डिटेरेट ना करें, इजिली मार्केटेबल हो, ये भी होना चाहिए। प्राइजेस ऑफ गुड्स शुड बी वॉलेटाइल, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी गुड्स गिरवी रखे जाते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए कि कभी ऊपर चलेगी कभी नीचे चलेगी, स्टेबल होनी चाहिए। तो इनकरेक्ट क्या है? सी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके। अगला है एडवांसेस अगेंस्ट प्लेज गुड शुड बी कंसिडर्ड फॉर पेरिशेबल मटेरियल्स परचेज एंड प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखो पेरिशेबल वालों के अगेंस्ट क्यों कोई लोन देगा? नॉन पेरिशेबल है, बल्क में प्रोड्यूस होते हैं, लो टर्नओवर है, उनके अगेंस्ट प्लेज किया जा सकता है। गुड्स दैट आर नॉट दी सोल प्रॉपर्टी, नहीं, सोल प्रॉपर्टी होना चाहिए तभी तो लोन देंगे। अगर 10 लोग उसके ओनर हैं, झगड़े चल रहे हैं, इशू हो सकता है। ठीक है। गुड्स अगर आपने उधार पे लेके आगे बैंक के पास गिरवी रख दो, आपको एज एन एजेंट गुड्स मिले, आप उनको गिरवी रख दो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके खुद के होने चाहिए, नॉन पेरिशेबल नेचर के हो, टर्नओवर लो हो, बल्क में प्रोड्यूस होते हो, तो ऐसे गुड्स जो हैं बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टिपिकल मार्जिन रेंज ऑन गुड्स स्टॉक्स फॉर जनरल एडवांसेस? टिपिकल मार्जिन रेंज क्या होता है? 25 से 30%। अगर मैं अपने 10 लाख की गुड्स बैंक के पास गिरवी रखने जा रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे 7-8 लाख तक का लोन मिले, तो इतना मार्जिन बैंक वाले रखते हैं। ठीक है। अगला है व्हाट शुड अ गोडाउन बोर्ड डिस्प्ले टू अलर्ट थर्ड पार्टीज? थर्ड पार्टीज को मुझे अलर्ट करना है, बैंक वालों को, कि ये अंडर हाइपोथिकेशन या अंडर प्लेज है, तो क्या लिखा होना चाहिए? गुड्स फॉर सेल, गुड्स प्लेज हाइपोथिकेटेड टू बैंक, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बाहर बोर्ड लगा दो कि गुड्स प्लेज्ड हैं, हाइपोथिकेटेड हैं, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। बाकी हमारे कोर्सेज की जानकारी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutab.co.in पे आ सकते हैं। ये नंबर या इस ईमेल आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।